एक आसान सवाल देखो पहले। एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ कितना है, L, और स्प्रिंग के किनारे में रिंग लगा हुआ है और रिंग जाकर के एक रड में डाला हुआ है। रिंग कहां डाला हुआ है, एक रड में डाला हुआ है। रिंग का अपना नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग का अपना नेचुरल लेंथ है भाई, और स्प्रिंग के किनारे में एक छोटा सा रिंग है जिसका मास है m, और रड में डाला हुआ है। कहां डाला हुआ है, रॉड में डाला हुआ है। यह समझो कि रिंग के अंदर में एक रड डाल दिए हैं, इसे डाल दिए हैं रड के रिंग के अंदर एक रड डाल दिए हैं। यह भी अपने नेचुरल लेंथ में है। सवाल यहां से नहीं है, सवाल है कि किसी ने इस स्प्रिंग को क्या किया है कि इलोंगेट कर लिया, ऊपर की तरफ खींच लिया है। जिस रड में रिंग डाला हुआ था उसको ऊपर किसी ने खींच लिया है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है और खींचने वाला ने कितना खींचा इसको, 37 डिग्री की पॉइंट तो फिक्स ही है, 37 डिग्री ऊपर की तरफ से खींच दिया है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट। ऐसा कोई सिस्टम था, किसी ने इसे खींच कर कहां कर लिया, ऊपर, क्या डिग्री, 37 डिग्री होने लायक एंगल यहां बना दिया। और ये जो रड है, ये जो रड है स्मूथ रड है। कैसा रड है, स्मूथ, एकदम चिकना रड, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं। और जब यहां से स्प्रिंग को ऐसे खींच लिया तो यहां से क्या किया, इसको छोड़ा। जब ये छोड़ा तो स्प्रिंग अपना तरफ खींचेगा, तो खींचा तो नहीं जाएगा, यहां तो चिकना है एकदम। ऐसे बल लगेगा kx, इधर kx cos थीटा, इधर kx, इस बल के कारण एकदम तेज से नीचे आएगा। बल आएगा तो इसमें शीर्षण आ जाएगा रिंग में, जब रिंग में आ जाएगा शीर्षण तो यहाँ टकराएगा एकदम। वेलोसिटी थोड़ा तेजी में, हमें वही निकालना है वेलोसिटी, कि कितना वेलोसिटी उसके पास होगा जब रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगा। जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगा स्प्रिंग, उस समय रिंग का वेलोसिटी क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिंग when spring becomes in a natural length। जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगा उस समय इसके पास वेलोसिटी क्या है। देखिए नहीं, हो सकता है कि उस वेलोसिटी की नंबर फिर कहां चला जाए, नीचे चला जाए। हो सकता है कि उस वेलोसिटी की नंबर कहां चला जाए, नीचे, या वहां से आएगा भाई बहुत हाई वेलोसिटी, यहां पर धर लेगा तो वेलोसिटी नंबर कहां चला जाएगा, नीचे। लेकिन वेलोसिटी के दम पर जब नीचे जाएगा तो वेलोसिटी धीरे 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 क्या होगा, घटेगा तो कि बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि अभी kx इधर लगेगा ना, स्प्रिंग खींच रहा है इधर, ऐसे खींच रहा है, तो खिंचाव का दो टुकड़ा है, एक इधर और एक इधर, ये जो बल लग रहा है इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ के बाद जैसे स्प्रिंग नीचे जाएगा तो बल ऐसे लगेगा ना, उसका दो टुकड़ा होगा, एक इधर और एक ऊपर, सही है नहीं, तो बल तो यहाँ लग जाएगा ऊपर ऐसे, तो फिर स्प्रिंग जो रिंग है उसका स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। तो उससे मतलब है नहीं, हम ही जानना चाहते हैं कि जब रिंग यहाँ पहुंचेगा उसमें इसका वेलोसिटी क्या होगा। सबसे पहले हम ही जानते हैं कि स्प्रिंग का लंबाई हो कितना गया है, क्योंकि इबला है L, इबला है 37, तो होगा L sec 37, और sec 37 हो जाएगा cos 37 4/5, तो हो जाएगा 5/4। इसका मतलब है कि एक स्प्रिंग जो पहले L लंबाई में था अब हो गया उसका लंबाई 5L/4। इसका मतलब स्प्रिंग कितना फैला हुआ है, 5L/4 - L। यह है स्प्रिंग का इलोंगेशन, नेचुरल लेंथ।
नेचुरल लेंथ है एल, अभी होल लंबाई इसका 5l/4, इसका मतलब अपने नेचुरल लेंथ से कितना इलोंगेट हुआ है, 5l/4 माइनस एल बराबर l/4, l/4, l/4 क्या हो गया है, इलोंगेट है अभी। अच्छा ये कितना होगा, रिंग को यहां से आना है ना, ये दूरी कितना होगा, h बराबर मान लो कितना होगा, बोलो कि h बराबर हो जाएगा, देखो tan 37 बराबर h/l, tan 37 बराबर h बाई माने l tan 37 माने 3l/, माने दूरी हो गया 3l/4। स्प्रिंग कितना फैल चुका है, l/4, स्प्रिंग का कुल लंबाई है 5l/, और पहले कितना लंबाई था, तो कितना फैल चुका है, l/4। सही है, कहानी यहां से स्टार्ट है कि t बराबर 0 पर किसी ने यहां से छोड़ा, बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा, देखते चलते। देखो भाई जब रिंग यहां से यहां आया होगा उसमें रिंग का मास m भी तो है, तो ग्रेविटेशन काम करेगा mg तो लिखाएगा mg 3l/4 बटन बाई ग्रेवी, क्योंकि रिंग तो रड के कांटेक्ट में है, ऐसे खिंचा रहा है ना हमेशा, नहीं ऐसे टनल नहीं होगा अंदर की ओर, यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स भी काम करता हो, है कि नहीं, रिंग इधर से ऐसे फोर्स लगा रहा हो रड पर, है कि नहीं, तो रड देगा रिंग को नॉर्मल और रिंग देगा रड को नॉर्मल, है कि नहीं, तो जो रिंग पर नॉर्मल फोर्स लगेगा वो तो नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, और बॉडी आ रहा है तो नॉर्मल कोई बगडन नहीं करेगा। स्मूथ रड है तो फ्रिक्शन भी काम नहीं करेगा। हाँ स्प्रिंग काम किया है -12 के एक्स स्क्वायर, हमारा एक्स स्क्वायर l/4 का स्क्वायर, और ये माइनस में नहीं होगा प्लस में होगा, क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेट पहले से है और नेचुरल लेंथ में आ रहा है। अभी तक के पढ़ाई में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में रहता था और हम उसे इलोंगेट या कंप्रेस कर रहे थे, तो बर्डन बाय स्प्रिंग -12 के एक्स स्क्वायर, एक इलोंगेटेड स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ रहा है +12 के एक्स स्क्वायर बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ऐसे काइनेटिक एनर्जी बराबर 0, क्योंकि यहां से रिलीज किया गया है, यहां से क्या किया गया है, क्वेश्चन ऐसे ना शुरू है कि रिलीज किया गया है, तो बाकी खत्म है, जो भी होगा होगा, हमसे देख लेते हैं mg 3l/4 प्लस हाफ के l/4 का होल स्क्वायर बराबर हाफ mv, और आप चाहे तो यहां से इसका मान ला सकते हैं भी, ठीक है, आप चाहे तो इसका मान ला सकते हैं, भी का मान ला सकते हैं। सवाल है कि एक हॉलो स्फीयर है, जो किसी सरफेस पर, सरफेस स्मूथ है कि रफ उससे मतलब नहीं, लेकिन हॉलो स्फीयर है जो अंदर से क्या है, स्मूथ। हॉलो स्फीयर का जो अंदर वाला भाग क्या है, वो स्मूथ है। ये हॉलो स्फीयर जिस सतह पर रखा हुआ है वो स्मूथ है कि रफ है, इससे कोई लेना देना भी नहीं है, हम बस बता रहे हैं कि स्फीयर जो है ए एक्सीलरेशन से चल रहा है। ये जो स्फीयर है ए एक्सीलरेशन से चल रहा है, मतलब घसीटते हुए चल रहा है, लुढ़कते हुए चल नहीं रहा, घसीटते हुए चल रहा है ए एक्सीलरेशन से। इसका अपना रेडियस r है, ये कोई लाइन जुड़ा हुआ नहीं, आप r रेडियस कहीं और भी दिखा सकते हैं, रेडियस कितना है r, और इसके अंदर में एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का। ये जो m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, जिस सतह पर m मास का ब्लॉक रखा उस सरफेस कैसा है, स्मूथ।
लेकिन जिस सतह पर ये स्फीयर रखा हुआ है वो स्मूथ हो या सरफेस, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये सरफेस स्मूथ रहेगा तो कम ही फोर्स में इधर लेगा एक्सीलरेशन, अगर नीचे का सरफेस रफ रहेगा तो थोड़ा ज्यादा फोर्स में धरा होगा एक्सीलरेशन। ये तो बात का बात, हम तो बस बोल रहे हैं कि इसमें कितना देना है एक्सीलरेशन ए। समझ आ रहा है कि नहीं? हम अगर बोले कि किसी बॉडी का एक्सीलरेशन ए है, इसका मतलब क्या है? अगर वो चिकना सतह पर चल रहा होगा तो कम ही फोर्स लगा करके ए एक्सीलरेशन दिया जा रहा होगा, अगर वो रुखड़ा सतह पर चल रहा है तो जो ए एक्सीलरेशन दे रहा है बॉडी को थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाया होगा, क्योंकि उसको फ्रिक्शन के बराबर ही बैलेंस करना पड़ा होगा उसको। ये तो अलग बात है, हम तो बस लिखें कि ए एक्सीलरेशन से क्या हो रहा है, जा रहा है। जब ये ए एक्सीलरेशन से आगे चला तो कहां चढ़ गया? ये ऊपर, इसका रेडियस है आर। तो जब ये ए एक्सीलरेशन से इधर गया स्फीयर तो ब्लॉक कहां चढ़ गया? ये पता चला कि यहां चढ़ गया। यहां एकदम। हम बस इतना जानना चाहते हैं थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कि जब ये चलेगा आगे तो कहां जाएगा? पीछे तो जाएगा ही जाएगा। तो बताओ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो? सवाल बस इतना ही हमारा, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कितना हाईएस्ट ऊपर चढ़ेगा, मान थीटा का कितना हाईएस्ट मान होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा किसका? थीटा का। जब ये ब्लॉक कहां आएगा? आगे, तो ये कहां चढ़ेगा? ऊपर। तो बताओ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? सवाल बुझाया कि नहीं? ध्यान सुनना सवाल ही। हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन है, अब हम सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम बता रहे हैं कि जो सॉल्व करने वाला है वो कहां बैठ गया है? मान लो कि स्फीयर पर, ऑब्जर्वर स्फीयर पर बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्फीयर पर बैठ के देखेंगे ना, मान लो एक कांच का स्फीयर है तो बाहर से बैठ के देख सकते हैं ना अंदर क्या हो रहा है। तो हम देख पाएंगे कि चलो एक ब्लॉक है जो कहां चढ़ रहा है? ऊपर। लेकिन आप ग्राउंड से, जहां से बैठ के आप पढ़ रहे हैं, वहां से चीज को होते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि इधर जा तो रहा है, लेकिन इधर जा रहा है कैसे? चलते चलते, है कि? ये वाला ब्लॉक यहां से ऐसे आता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐसे जब होता हुआ नजर आएगा उस समय कहां चल रहा होगा? आगे भी। मतलब आप जहां से बैठ के मतलब देख रहे हैं वहां से आपको लगेगा ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं लगेगा। ऐसा किसको लगेगा? जो स्फीयर पर बैठा हुआ, जो स्फीयर पर बैठे क्वेश्चन को सॉल्व करने के ब्लॉक ऐसे चढ़ा, लेकिन आप जहां से मतलब कि बैठ के पढ़ रहे हैं आपको लगे कि ऐसे हुआ, है कि नहीं? मैंने इस ऐसे होते वक्त धीरे धीरे कहां गया? आगे भी गया, सही कि नहीं? ऐसे होते वक्त कहां गया? आगे भी गया। ऐसे तो ऐसे में कैसे सॉल्व कर पाएंगे? कौन सा मोशन हुआ पता नहीं चल रहा है कुछ। तो हम यहां पर बैठ के चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, और आपको ये बात का पता है कि जब हम किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम पर बैठ के सॉल्व करते हैं, सबसे पहले दिखाते हैं एक स्यूडो फोर्स एम ए, सही कि नहीं? ऐसे। अच्छा, इस पर एक कौन काम कर रहा होगा? एम जी। एक कौन काम करता होगा? नॉर्मल। अंदर में तो स्मूथ ही है, दूसरा तो कोई काम करता उड़ता होगा नहीं। और हम चूंकि लिखे थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब यहां पहुंचने के बाद वेलोसिटी क्या हुआ होगा? 0। और जब यहां चलना शुरू किया होगा तो वेलोसिटी का मान क्या रहा होगा? 0, है कि नहीं? शुरू किया होगा 0 से, और शुरू में स्पीड बढ़ा होगा, फिर स्पीड घटा होगा, फिर कहां चला गया होगा? 0। सही कि नहीं? शुरू में तो स्पीड क्या हुआ होगा? बढ़ा होगा। शुरू फिर क्या हुआ होगा? बढ़ा होगा। फिर धीरे धीरे स्पीड क्या होगा? घटेगा। अगर इस सब बात को थोड़ा और बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझो, इससे देखो क्या हुआ। जैसे कि मान लिया जाए कि अभी यहां था ब्लॉक, तो यहां काम करता होगा mg, यहां काम करता होगा ma। तो इधर मैंने कितना तुरंत काम करा? पूरा का पूरा a काम करेगा। जैसे ब्लॉक यहां से कहीं यहां आएगा उस समय का समझो, यहां काम कितना करेगा? mg, यहां काम करेगा ma। सही है ना? समझना ही बात।
तो अभी तो भाई ए सेशन इधर था भाई, तो ये काम करेगा, इधर को है नहीं सेशन, तो पूरा सेशन कितना है ए। लेकिन अभी क्या होगा कि एम ए का भी 2 टुकड़ा होगा, एम जी का भी 2 टुकड़ा होगा, सही कि नहीं। तो इधर काम करने लगा एम जी साइन थीटा नहीं, और अगर ये कोण थीटा है भैया, तो ये भी कोण कितना होगा थीटा, और ये होगा एम ए कॉस थीटा। मतलब आए काम करेगा एम ए कॉस थीटा, पीछे काम करेगा एम जी साइन थीटा, समझना। मैंने यहाँ काम कर रहा था एम ए, और इधर कितना 0। अब एम ए का मान हो गया एम ए कॉस थीटा, मैंने इसका मान घटा कि नहीं घटा, और इधर कुछ नहीं काम कर रहा था पीछे की ओर, अब काम करने लगा एम जी साइन थीटा। एक समय जाते जाते ऐसा आएगा, तो समझना ही बात ही आए की तरफ इसमें है कि नहीं, इस तरह से आगे है ना एम ए, बल कहाँ लग रहा है आगे, पीछे कोई बल लग रहा है नहीं ना, पीछे कोई बल नहीं लग रहा है, आगे बल लग रहा है में, इसका मतलब इसमें क्या आया होगा एक्सीलरेशन, उस कारण से वेलोसिटी क्या होगा बढ़ेगा। जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा इसका मान घटेगा, और इसके पीछे लगने वाला बल का मान बढ़ेगा, फिर भी आगे वाला मान ही ज्यादा होगा, स्प्रिंग जैसा ही जो नहीं छोड़े थे वैसा ही एकदम सेम। तो एम ए का मान क्या होगा घटेगा, जैसी वस्तु जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर आगे वाला एक्सेलरेशन ज्यादा है, पीछे कुछ नहीं है, जैसी ब्लॉक यहाँ आएगा यहाँ वाला एक्सेलरेशन का मान घटेगा, यहाँ कुछ बढ़ेगा, लेकिन फिर भी ज्यादा है और ही कम है, इसके में वेलोसिटी भी बढ़ ही रहा होगा। फिर मान लिया कि यहाँ पहुंचा, इधर वाला कुछ समय के बाद टक्कर पर आ जाएगा नहीं, क्योंकि जिससे थीटा का मान बढ़ेगा इसका मान बढ़ेगा नहीं साइन का, इसका मान क्या होगा घटेगा। एक समय ऐसा आएगा कि mg sin थीटा और mg cos का मान बराबर पर आ जाएगा, और इसका तो उनका मान कितना आ जाएगा 0। उस समय अपने मैक्सिमम वेलोसिटी पर होगा। लेकिन जैसी वेलोसिटी का रंग थोड़ा सा और ऊपर चढ़ना चाहेगा, ma cos थीटा का मान और घट जाएगा, ma थीटा का मान और बढ़ जाएगा, ये वाला मान ज्यादा हो जाएगा, ये वाला मान कम, तो अभी तुरंत कहाँ काम करेगा नीचे। इस कारण से फिर वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा, और एक समय के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। ये कहलाएगा थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, है कि नहीं। एक समय के बाद क्या होगा वेलोसिटी बढ़ेगा, फिर क्या होगा वेलोसिटी वही वाला मान, जबकि स्प्रिंग में ब्लॉक को टांग करके छोड़ दिए थे, पहले वेलोसिटी क्या हुआ था बढ़ा था, फिर उस वेलोसिटी बढ़ने के दम पर थोड़ा और नीचे गया था, और उसमें तुरंत कहाँ काम करता था ऊपर, वेलोसिटी 0 हो जाता था, सही कि नहीं। तो वो तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग, इसके एक सवाल के पहले वाला सवाल, सही कि नहीं ऐसे। तो ये हम जानना चाहते हैं, हाँ अगर कोई इस ब्लॉक को मतलब कि आराम से, मतलब होता है ना कि एकदम छोड़ नहीं दे, यहाँ से यहाँ पर आके छोड़ना नहीं है, आराम से आने देना है, आने देना है, आने देना है, आने देना, इधर से रोक के रखना है, इसे सपोर्ट देके आने देना है, आने देना, आने देना, आने देना है, और उसके बाद छोड़ दिया जाए तो इतना ऊपर चढ़ेगा नहीं, ये वहीं पर आके रुकता है जहां पर वेलोसिटी क्या हुआ था मैक्सिमम। स्प्रिंग में तुम याद करना, हम बताए थे कि अगर स्प्रिंग में ब्लॉक को सह दे करके छोड़ेंगे तो सिर्फ mg बाई के, और छोड़ दिए तो 2mg बाई के, सही कि नहीं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा, फिर आपको अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन करके भी याद दिलाएंगे कि वहां पर क्या किए थे। तो देखो यहां तो हम लिखते हैं कि पहले इसी में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, वर्क डन बाई ग्रेविटेशन, हम लिख रहे हैं वर्क डन बाई ग्रेविटेशन, ध्यान समझ ना, प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स, यहां बैठ के सॉल्व कर रहे हैं ना, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, अब चूंकि यहां से यहां का दूरी कितना है r है, आई कौन थीटा है, तो ये दूरी होगा r cos थीटा, और ये होगा r sin थीटा, और यहां से लेकर के यहां तक का हो जाएगा r माइनस r cos थीटा, r माइनस r cos थीटा। तो एक ब्लॉक यहां से यहां गया तो कितना ऊपर गया r माइनस r cos, इसे लिखो माइनस mgh, माइनस mgh ऊपर जाने का। अच्छा, नॉर्मल हमेशा कहां काम करेगा सेंटर की ओर, और जानते कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई बर्डन करता उड़ता है नहीं,
स्यूडो फोर्स इधर लग रहा है एम ए इधर लग रहा है, तो बताओ इधर बड़ी कितना चला, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में बड़ी इधर कितना चला, आर साइन थीटा। तो जैसे वर्क बराबर जो एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं, इसका दो अर्थ है। या तो वर्क को ऐसे समझो कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क का मतलब होता है कि फोर्स का वो वाला हिस्सा जो डिस्प्लेसमेंट की ओर है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, या तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का वो वाला हिस्सा जो फोर्स की ओर है। तो वास्तव में तो एम यहाँ है ब्लॉक और एम यहाँ है ब्लॉक, तो ई हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वो वाला हिस्सा जो फोर्स की ओर है वो कौन है, आर साइन थीटा। जो हम लिखते हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस, इसका दो अर्थ है, या तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का वो वाला हिस्सा जो फोर्स की ओर है, या तो समझो एफ कॉस थीटा गुने एस की डिस्प्लेसमेंट गुने फोर्स का वो वाला हिस्सा जो डिस्प्लेसमेंट की ओर, फोर्स का वो वाला हिस्सा जो डिस्प्लेसमेंट की ओर है इनटू डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्प्लेसमेंट का वो वाला हिस्सा जो फोर्स की ओर है इनटू फोर्स। दोनों तरफ से समझ सकते हैं वर्क को। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एम ए तो कांस्टेंट ही है, हमेशा एम ए इधर ही लगते रहेगा, तो स्यूडो फोर्स का वर्क डन हो जाएगा एम ए इंटू आर साइन थीटा बराबर फाइनल माइनस इनिशियल। तो एम से एम भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, आर यहां से कॉमन लेंगे, आर यहां से भी कॉमन, तो आर भी कैंसिल, एम भी कैंसिल, आई माइनस जाएगा उधर तो हो जाएगा प्लस, तो बचेगा ए साइन थीटा। क्या बचेगा, ए साइन थीटा बराबर जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ए साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बराबर जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और 2 साइन थीटा बाई 2 से को 2 साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2 बराबर tan थीटा बाई 2 बराबर ए बाई जी, तो थीटा बाई 2 बराबर tan इनवर्स ए बाई जी, थीटा बराबर 2 tan इनवर्स ए बाई जी। देख लें कि मैक्सिमम हुआ, समझ कि नहीं। लेकिन आपकी आज की जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक पढ़ाया हुआ था कि एक कार है, वो जा रहा है ए सी डायरेक्शन से, इसमें एक ब्लॉक लटका हुआ है कि नहीं। जब ही जाएगा कार ए डायरेक्शन से तो कहां फेंकाएगा, पीछे, तो बताओ कितना एंगल पर जाकर के रुकेगा, आज वाले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग ऐसे सिंपल सॉल्व करते थे। यहाँ पर एक एम ए, यहाँ पर एक एम जी, टेंशन टी, टी का दो टुकड़ा, यहाँ कौन थीटा, तो टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। टी साइन थीटा को बैलेंस कर लिया एम ए, और टी कॉस थीटा को बैलेंस करता था एम जी, दोनों को बटा करते थे, टेन थीटा बराबर ए बाई जी, थीटा बराबर टेन इनवर्स ए बाई जी, उसका आधा है कि नहीं। वास्तव में ई जो थीटा का मान है टेन इनवर्स ए बाई जी, इस केस में वो वाला थीटा होगा जब वेलोसिटी का मान क्या रहा होगा, मैक्सिमम। अब याद कीजिए स्प्रिंग वाला कहानी, जब इसके पहले का पहला सवाल करवाए थे। एक स्प्रिंग में ऐसे ब्लॉक है, यहाँ पर एम मास का है, किसी ने एम मास के ब्लॉक को छोड़ दिया यहाँ से, तब गिरेगा ये 2 mg बाई के, मैक्सिमम यहाँ तक स्प्रिंग खिंचाएगा, और ये ब्लॉक यहाँ पर आके रुकेगा नहीं, फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। लेकिन किसी को अगर जो ब्लॉक को सपोर्ट दे करके धीरे धीरे नीचे लाए, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये mg बाई के, क्योंकि यहाँ पर mg बाई के का मान, mg बाई के का मान इसलिए क्योंकि नीचे लगेगा mg या ऊपर लगेगा ax, दोनों फोर्स जिसमें बैलेंस में आ जाएगा, तो पर संतुलन में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ रिलीज किया जा रहा है वेलोसिटी, इसका मतलब है कि अगर कोई चीज ऐसे मान लिया जाए कि लटका हुआ है, और उसे मान लिया जाए कि आराम से, नहीं कि कितना एंगल पर इक्विलिब्रियम में रहेगा, कितना एंगल पर रहेगा, कितना एंगल पर रुका हुआ रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ये कहानी हम लोग का थीटा का tan इनवर्स ए बाई जी, यहाँ आंसर कितना आ रहा है 2 tan इनवर्स ए बाई जी। वो जो tan इनवर्स ए बाई जी एंगल आ रहा है, मैंने इसका आधा हुआ ना, ये नहीं, ये तो मेरा आया 2 tan इनवर्स ए बाई जी, वहां कितना आता है tan इनवर्स ए बाई जी, इसका आधे ना हुआ, आज इस समय इसका आधा पर रहेगा, उसमें इसके बाद वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। यहाँ तक वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ होगा, फिर वेलोसिटी 0 हुआ, सही है ऐसे। एक लास्ट सवाल और देख लो इसी में,
सवाल है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसके दोनों तरफ एक m मास का ब्लॉक लगा दिया गया है और दोनों जगह घर्षण का मान कितना है, म्यू। दोनों जगह घर्षण का मान म्यू, हर एक जगह सरफेस, पूरे सरफेस में म्यू घर्षण है। सवाल है कि यहां पर कितना मिनिमम बल लगाया जाए। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F for which block B just tends to move condition, ताकि ब्लॉक बी पीछे वाला जस्ट मूव करने की स्थिति में आ जाए। कितना मिनिमम बल यहां लगाया जाए ताकि ब्लॉक बी जस्ट मूव करने के हालात में आ जाए। लगेगा कि अब यहां से क्या हो जाएगा, चल जाएगा। चलना चाहिए नहीं, लग रहा कि चलने वाला है, ऐसा हो जाए एकदम। कितना मिनिमम फोर्स वहां लगाना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं। इसको तो हिलना नहीं एकदम, इसको हिलना नहीं एकदम, है कि नहीं। और वहां पर बल लगता जा रहा है, स्प्रिंग धीरे धीरे क्या जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, स्प्रिंग फैलता जा रहा है, स्प्रिंग। जब ये ब्लॉक यहां आया तो हम देख रहे हैं कि अब जो है एकदम ये चलने को तैयार हो गया। जिसे हम बल लगाएं, ये चलना नहीं चाहिए, हम बल उतना ही मैंने उतना ही लगा रहे हैं, एकदम बहुत थोड़ा बल लगा रहे हैं। वही तो पूछ रहा है मिनिमम बल बताइए, इतना मिनिमम बल बताइए ताकि जब आप बल लगाएं तो वो चले नहीं, चलना नहीं चाहिए, बस चलने को तैयार है। मान लो कि आप स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन कर दिए, x, उस समय जस्ट चलने को तैयार है। इसका मतलब इधर बल लग रहा होगा x और यहां भी बल लग रहा होगा kx, और चूंकि ई चलने को तैयार है, इसका मतलब kx का मान फ्रिक्शन के बराबर पर रह गया होगा और फ्रिक्शन का मान यहां होगा म्यू mg। म्यू क्योंकि यहां mg होगा इधर और नॉर्मल होगा इधर, ठीक है नहीं। आप एस्पिरेशन के मान लिया, हम ही बता रहे हैं कि यहाँ पर आप बल लगाए हैं, ठीक है, आप बल लगाए, आप ये बल लगाएं 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 लगाएं, अब लग रहा है कि क्या हो जाएगा, चल जाएगा। इसका मतलब अभी जस्ट चलने को तैयार है। इसका मतलब कि जो है कब चलने को तैयार है, जब आप कितना खींचे, x। यहाँ x खींचने का मतलब यहाँ बल लगा kx, जब यहाँ लगा kx तो यहाँ भी लगेगा kx। आपको पता है कि हम किसी स्प्रिंग को x खींचते हैं, दोनों तरफ से स्प्रिंग बल लगाता है kx, और ये kx इसके बराबर होना चाहिए, म्यू mg के बराबर, तब कहेंगे वस्तु चलने को तैयार है। अब चूंकि आप इस पर बल लगाए हैं, इसका मतलब पक्का है कि कुछ न कुछ वेलोसिटी तो जरूर धरा होगा, है कि नहीं। लेट वेलोसिटी बराबर ही, क्योंकि आप बल लगाए हैं इस पर ना, ये बल लगाया गया है, आप इसी पर आप बल लगा करके चला रहे हैं, इसको चला रहे हैं, इसका मतलब कुछ बल अगर आगे लगा रहे हैं और ये बड़ी चल रहा है, इसका मतलब तो पक्का है कि कुछ न कुछ तो वेलोसिटी धरा होगा, कुछ वेलोसिटी धरा होगा। बल लगने का मतलब उसमें जरूर आया होगा ऐसी डायरेक्शन, और कुछ तो धरा होगा वेलोसिटी, सही कि नहीं। तो हम लगा रहे हैं इसमें पूरा कि बर्डन बाय ऑल द फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हुआ इसमें, बोले गुरुत्वाकर्षण ने तो काम किया नहीं, mg इधर है, जा उधर रहा है, इसे बर्डन बाय ग्रेविटेशन बराबर 0, बर्डन बाय नॉर्मल बराबर 0, क्योंकि नॉर्मल ने भी कोई काम नहीं किया। हाँ, फ्रिक्शन ने काम किया है, माइनस म्यू mg x, माइनस म्यू mg। हाँ, स्प्रिंग ने काम किया है खिंचाने के बदले में माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। हमारा द्वारा लगाया गया फोर्स ने भी काम किया है Fx, हमें तो लगाया है F बराबर होना चाहिए हाफ m v स्क्वायर माइनस 0। सुन तो 0 था, इसका सुन कितना था 0। आप जब बल लगाएं तब इसमें कुछ ना कुछ तो आया होगा एक्सीलरेशन, इधर ले कुछ ना कुछ वेलोसिटी। तो इस तरीका से हम लिख सकते हैं कि माइनस म्यू mg x और माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर और प्लस fx बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब समझदारी वाला बात खाली इतना है कि अगर कोई चाहता है कि f का मान मिनिमम हो, सबसे कम बल लगाइए एकदम, इसका मतलब एक्सीलरेशन बहुत कम है, वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट भी बहुत कम, जितना कम वेलोसिटी बढ़े उतना बेहतरीन, उतना हम बोलेंगे कि f का मिनिमम मान हुआ, सही कि नहीं। आप ज्यादा बल अगर लगा देंगे तो ज्यादा वेलोसिटी धर लेगा नहीं, हाँ, तो मिनिमम बल नहीं हुआ। मिनिमम बल का मतलब है कि तुम इतना बल जितना में काम हो जाए,
तो आप इतना ही जैसे यहाँ पर एक घर्षण लगता होगा, यहाँ पर लगता होगा एगो kx, इससे बल जिससे कि हम यहाँ पर खींचते होंगे, तो पहले तो घर्षण जितना अपोज कर होता है तो हमको लगाना पड़ेगा, म्यू mg के बराबर हम तो यहाँ पर लगाए होंगे, और फिर म्यू mg से ज्यादा लगाना शुरू करेंगे तब ना आगे चलेगा। लेकिन जैसे आगे चलेगा यहाँ पर खींचा होगा kx, फिर हमको बल का मान बढ़ाना होगा, फिर और बढ़ाना होगा, तो धीरे धीरे वेलोसिटी का मान क्या होता होगा, बढ़ता हो, क्योंकि हम धीरे धीरे बल बढ़ा रहे हो, सही कि नहीं। तो हम चाहते हैं कि मिनिमम बल में काम चल जाए, इसका मतलब है वेलोसिटी में वृद्धि जितना कम से कम हो उतना एफ मिनिमम कहा जाएगा। तो हम कह रहे हैं कम से कम क्या, हम मान रहे हैं कि वेलोसिटी टेंड्स टू 0 हो, माने 0.00001 इतना ही वेलोसिटी बढ़े, तब कहा जाएगा कि फोर्स का मान क्या हुआ, मिनिमम, सही कि नहीं। तो हम बता रहे हैं कि फॉर मिनिमम फोर्स के लिए इसका वेलोसिटी टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0, मतलब वेलोसिटी नहीं के बराबर बढ़े। तब यहां से एक एक्स कॉमन लेके खत्म कर देंगे और F बराबर आ जाएगा म्यू mg प्लस हाफ के एक्स, और म्यू mg प्लस हाफ के एक्स का मतलब म्यू mg बाई 2, म्यू mg बाई बराबर आ जाएगा 3/2 म्यू mg, 3/2 म्यू mg। इतना मिनिमम फोर्स हमें लगाना चाहिए तो ये जो है चलने को तैयार हो जाएगा, सही कि नहीं। बहुत सारा सवाल करा दिए, अगले क्लास में हम लोग कराएंगे पोटेंशियल एनर्जी।